केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक विवादित बयान फिर से सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अवैध मदरसों के कारण बिहार बर्बाद हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सम्राट हैं, तेज प्रताप हैं। गणेश, किस रूप से देखते हैं जिस प्रकार गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में अवैध मदरसों की बाढ़ आ गई है? देखिए, भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह है, बिहार के बेगूसराय से बीजेपी के सांसद हैं और फायर ब्रांड नेता। जब गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री नहीं हुआ करते थे, बिहार में मंत्री हुआ करते थे, नीतीश कुमार के कैबिनेट में हुआ करते थे, तब भी गिरिराज सिंह अपने बयानों के लिए सुर्खियां में रहते थे। गिरिराज सिंह हिंदुवादी छवि बिहार के अंदर अगर किसी नेताओं की चर्चा करें तो उसमें गिरिराज सिंह का सबसे पहले, गिरिराज सिंह की जो छवि है वो सबसे पहले हिंदू नेता के तौर पर उभर कर सामने आती है। उनका पहनावा ओढ़ावा भी बिल्कुल उसी तरीके से वो दर्शाता है कि वो बिहार के कट्टर हिंदुवादी नेता हैं, बीजेपी में हैं। तो उन्होंने 2024 के चुनाव के पहले अब नया एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। दरअसल बिहार की जो महागठबंधन की सरकार है, इसने बिहार में जातीय आरक्षण वाली बात करके जातीय सर्वे, जो जातीय गणना की रिपोर्ट हुई, उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई और उसके बाद बिहार विधानसभा के अंदर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। कैबिनेट की मुहर लगी, राज्यपाल की से भी मंजूरी मिल गई और बीजेपी इस फैसले से पोसोपेश की स्थिति में थी कि अब उनके पास मुद्दा क्या रहेगा। आरक्षण का ना वो विरोध कर सकते हैं और ना ही इसके समर्थन में खुलकर बातें कर सकते हैं। अगर आरक्षण की बात करते हैं, क्योंकि आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ पिछड़े समाज के लोगों को मिल रहा है, तो स्वर्ण जाति जो लोग हैं, उच्च जाति के जो लोग हैं, उनको नुकसान हो रहा है, तो उनकी नाराजगी और बीजेपी के सबसे जो कैडर वोटर हैं वो वही तबका है, उच्च जाति की बात कर रहे हैं। तो इस तबके को बीजेपी नाराज भी नहीं करना चाहती और पिछड़ी जाति से आने वाले जो लोग हैं, जो वोटर, उनको भी नाराज नहीं करना चाहती। लिहाजा है कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर बैलेंस चल रही है। लेकिन गिरिराज सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। गिरिराज सिंह उन इलाके में जहां 2024 के चुनाव के नतीजे बीजेपी के विपरीत हो सकती है। देखिए, जब पूरे देश के अंदर लहर चल रही थी नरेंद्र मोदी की, तभी सीमांचल के इलाके में बीजेपी कमजोर हो गई। 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, दोनों ही सीट में 40 में से एक सीट अगर बिहार में कहीं बचा तो सीमांचल के इलाके में ही बच पाया था। तो बीजेपी को यह मलाल था और बीजेपी को अच्छे से यह पता है कि बिहार के अंदर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें सीमांचल का वो इलाका सबसे ज्यादा प्रभावी है। 2019 के चुनाव के बाद 2020 का विधानसभा का चुनाव के नतीजे की चर्चा करें तो सीमांचल में अलग से ये कंसेप्ट तैयार हो गया था। 4 से ज्यादा सीटें ओवैसी के पार्टी ने चुनाव लड़के जीत लिया था। कई सीटों पर उनका जो पोजीशन था वो नंबर 2-3 के आसपास था। तो सब लोगों को यह समझ में आने लगा कि बिहार में जब जाति आधारित चुनाव होंगे या नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव होंगे तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो सीधे तौर पे जो वोट करेंगे तो वो अपने सुविधा के अनुसार वोट करेंगे। तो क्या यह बीजेपी मान चुकी है कि बिहारी मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं कर रही लोकसभा चुनाव में? देश भर के मुसलमानों के लिए बीजेपी का माइंडसेट यही है और बीजेपी के नेता यही बात है कि अमूमन कहते हैं कि हमें इस वोट से ज्यादा हमको हिंदुओं को एकजुट करके वोट। और इसलिए बीजेपी का एजेंडा भी क्या, देखिए, मंदिर एजेंडा होता है उनका, एजेंडा गौ हत्या बंद कराने का होता है उनका, एजेंडा क्या होता है, धार्मिक तुष्टिकरण की जो राजनीति होती है उसको रोकने की बात करते हैं। साथ ही साथ उनका यह भी एजेंडा होता है कि आबादी पर कैसे नियंत्रण किया जाए। और आबादी का अगर रेशियो देखेंगे तो सबसे ज्यादा टारगेट किन के ऊपर किया जाता है, सीए एनआरसी का मामला चला आता है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों को सीधे तौर पर टारगेट किया जाता है। और मुस्लिम को यह बात अच्छे से पता है कि बीजेपी जब जब सत्ता में आई है तब तब नुकसान उनको हुआ, क्योंकि अब देश के अंदर भले ही मुसलमान कहें कि हम बीजेपी के समर्थन में भले ही खड़े हो जाएं, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले पर या कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां इस समाज के जो वोटर होते हैं वो कई चश्मे से देखने लगते हैं सियासत को, सियासत करने वाले लोगों को देखने लगते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी या दूसरे जो कट्टरवादी पार्टियां हैं वो उस अनुसार से बढ़ जाती हैं, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो या मुस्लिम समर्थन की जो पार्टियां हैं वो अलग बढ़ जाते हैं। और इसी के सहारे सेकुलरिज्म होने की भी बातें कही जाती है। तो गिरिराज सिंह को पता है कि उनको बेगूसराय में किनके वोट से चुनाव लड़ना है। अगर बेगूसराय की सीट वो छोड़ भी रहे हैं तो वो जिस सीट पर चुनाव लड़ेंगे वहां वो अपनी छवि का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो उस धड़ा के विरोधी हैं। बीजेपी मानती है कि उनको लाख कोशिश कर लें, बिहार में मुस्लिम समाज के लोग 100 में 100 वोट नहीं करेंगे। फिर से लौटेंगे आपके पास। तेज, ये बताइए कि जिस प्रकार यह कहा जा रहा है गिरिराज सिंह के द्वारा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी
मदरसों और मस्जिदों का सर्वे कराया जाए, लेकिन जदयू कहती है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करवाने वाले, हम लोग जातीय या धार्मिक आधार पर नहीं देखते, हम लोग संविधान के अनुसार चलते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कही, जदयू का कहना बिल्कुल सही है कि हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, और बीजेपी के ऊपर ऐसा आरोप लगता रहता है कि धर्म की राजनीति करती है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले दिनों बेगूसराय का मामला है, बेगूसराय के सांसद हैं, और पिछले दिनों जिस तरह से बेगूसराय में लगातार एक तबके के लोगों की तरफ से मंदिर तोड़ने की बात आई, आपने देखा होगा कई जगह पे ये खबरें चली है कि मंदिर तोड़ दिया गया, वहां पे जो है एक तबके के लोग दूसरे तबके के युवतियों को लेकर फरार हो गए, तो ये तमाम चीजों को लेकर वो हमेशा फॉरवर्ड रहे। और वैसे भी अगर बात कर लें सीमांचल इलाकों में, तो आपको याद होगा कि जब अमित शाह सीमांचल के इलाकों में रैली करने आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा घुसपैठिए रहने लगे हैं, और सीमांचल के इलाकों में हमेशा से ये आरोप लगता रहा है विश्वजीत की घुसपैठिए आए हैं। और जब सर्वे की बात होती है तो उन्होंने कहा है कि सर्वे करवाना चाहिए, उत्तर प्रदेश में सर्वे करवाया, लेकिन उसका बखूबी उन्होंने जवाब भी दिया। जदयू के नेता ने कहा, एमएलसी ने कहा कि हम सर्वे क्यों करवाएंगे, क्योंकि सर्वे की जरूरत तो केंद्र सरकार को, अगर केंद्र सरकार चाहे तो सर्वे करवा ले, उसके पास अगर इसका रिकॉर्ड है कि कितने अवैध मदरसे हैं तो हमें रिपोर्ट दे दे, उसके बाद हम उस पर काम करेंगे। और उन्होंने बहुत बेहतरीन बात कही है कि अगर आप मदरसे की बात करते हैं, आप हिंदू छवि रखते हैं, हिंदू के नेता माने जाते हैं, फायरब्रांड नेता माने जाते हैं, योगी के बाद अगर बीजेपी में किसी की चर्चा सबसे अधिक होती है हिंदू नेता के तौर पे तो गिरिराज सिंह है, तो आप ऐसे हैं तो संस्कृत विश्वविद्यालय की बात होती है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, बहुत जगह पे संस्कृत विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह से गुरुकुल की पद्धति में जिसके तहत पढ़ाई होती है, तो गुरुकुल पद्धति की पढ़ाई के लिए आप क्यों मदद नहीं कर पाते हैं? तो ये कहना बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से जो सीमांचल के इलाकों में है मुस्लिम बहुल वोट बैंक है, तो मुस्लिम बहुल वोट बैंक वैसे भी कहा जाता है कि बीजेपी के पक्ष में नहीं रही है, लेकिन जब बीजेपी के पक्ष में नहीं रही है तो क्या सवर्णों के वोट से, ओबीसी के वोट से आप चुनाव जीत पाएंगे? 2024 का चुनाव सिर्फ एक ये दो समाज से कर ले, सवर्ण और ओबीसी भी इस बार कर ले, तो ओबीसी भी पूर्ण रूप से आपके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि उसका आरक्षण का दायरा बढ़ा है। जाहिर सी बात है, तो बीजेपी जब के लिए टेढ़ी खीर होने वाली, क्योंकि आरक्षण का दायरा बढ़ने से अगर हम बात कर लें, अगर न्यूनतम बात करें तो कम से कम बिहार में 2 करोड़ मतदाता जो हैं वो नीतीश और तेजस्वी की सरकार के साथ आएंगे। वहीं हम बात कर लें कि मुस्लिम समुदाय का वोट वैसे भी बहुत माइनर चढ़ रहा है, 1 से 2% बीजेपी के साथ रहा है। वो कह ले तो उनके जो छोटे छोटे नेता हैं, शाहनवाज हुसैन या अन्य नेताओं के बदौलत थोड़ी बहुत सीट आ जाती है, लेकिन अगर पूर्ण रूप में मुस्लिम समुदाय का कहे तो M/2 समीकरण हमेशा से ही राजद के साथ रहा है। और ऐसे में जब इस समीकरण की बात करते हैं और सीमांचल में मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय इस बार आपको याद होगा कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो ओवैसी के साथ की पार्टी के साथ रही थी। ऐसे में सीमांचल जो है वो टेढ़ी खीर होने वाली है, और ये चीज गिरिराज सिंह अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो इस इलाकों को लेकर जानबूझकर ऐसा बयान देते रहते हैं। गणेश, आप लंबे समय से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं। आज जदयू कोटे से आने वाले मंत्री ने कहा कि आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए नीतीश कुमार का 18 वर्षों का, कभी भी जातीय तौर पे, सामाजिक तौर पे या धार्मिक तौर पे उन्माद नहीं फैला है। गिरिराज सिंह के बयान के बाद ही ये बातें सामने आई है। देखिए, बिहार की सियासत के बारे में आपको बता दें कि उन्माद फैलाने वाले जो भी मामले इस तरीके के निकल के आए, प्रशासन ने उसे रोक दिया, और ये एक अच्छी पहल है। चाहे वो सरकार में बीजेपी ही साथ में क्यों नहीं रही, क्योंकि ज़्यादा समय तक बिहार में बीजेपी ही सत्ता में रही नीतीश कुमार के साथ, तो ठीक है, उस बात से एग्री भी करते हैं हम। हालांकि इस बीच कई जगह पर छोटी मोटी घटनाएं घटी जरूर है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस मुद्दे की हम बात करें कि आखिर ऐसे वक्त में गिरिराज सिंह का यह बयान क्यों आया। गिरिराज सिंह बिहार के अंदर मदरसे की बात उठाकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए विश्वजीत, समझना होगा क्योंकि चुनाव के लिए वक्त अब बचे नहीं है। दिसंबर का महीना, आज 1 दिसंबर को हम लोग खड़े हैं, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चुनाव की सुगबुगाहट, इसी में तमाम चीजें होनी है, एजेंडे सेट करने हैं चुनाव के लिए। और महागठबंधन की जो बिहार में वर्तमान की सरकार है, जो इंडिया गठबंधन है, उनके पास एजेंडा पहले से तय है कि हमको रोजगार के मुद्दे पर बात करना है, हमको बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करना है, हमको महंगाई के मुद्दे पर बात करना है। इन मुद्दे पर केंद्र सरकार फिलहाल बैकफुट पे आ जाती है। जैसे उनसे सवाल पूछा जाता है रोजगार के मामले में आपने क्या किया, बेरोजगारी को लेकर आपने क्या किया, महंगाई को लेकर आपने क्या किया, तो उनके पास इसका जवाब नहीं हो पाता। बीजेपी अगर अपनी उपलब्धि गिनाने की बात करें तो सबसे पहले उपलब्धि में अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन भी होना है जनवरी में। अच्छी बात है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि पहली बार लंबे सियासत के बाद मस्जिद और मंदिर दोनों बन रहा। मस्जिद में विलंब है लेकिन मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। 24 के चुनाव तो बीजेपी से क्रेडिट के तौर पर बुना रही है। काशी की बात कर रहे हैं, काशी के बाद मथुरा की बारी कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच 2024 के चुनाव में एजेंडा बीजेपी अब तक आम लोगों से जुड़े समस्या पर नहीं रख पाई है।
और विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी इस मामले पर पूरी तरीके से अपना विजन साफ नहीं कर पाती हैं। बिहार में हम हैं इसलिए बिहार की बातें करें कि बिहार में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने एक विजन सेट करने की कोशिश की, लेकिन अभी कितना उनको सफलता मिलती है वो देखना होगा, क्योंकि गठबंधन का रूप और उनका दशा क्लियर नहीं हो पाया कि गठबंधन किस तरीके से बना है और किस तरीके से आगे जाएगा, क्योंकि अभी वो कई हिस्सों में दिख रहा है। लेकिन एजेंडा क्या है? बीजेपी के पास एजेंडा वही है। बीजेपी को लगता है कि जब जब हम कमजोर हुए, हमारे पास मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, धर्म का बड़ा मुद्दा है, और ये बात हम नहीं करें बल्कि विपक्ष की पार्टियां जो वर्तमान में बीजेपी के खिलाफ खड़े रहे, आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें, जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, उनका सीधे तौर पे यही कहना होता है कि बीजेपी जब भी कमजोर होती है तो धर्म के मुद्दे पर स्विच करती है। धर्म, देशभक्ति और इस मुद्दे पर लोगों के सेंटिमेंट के साथ बीजेपी खेल जाती है। और एक बार फिर से अगर सीमांचल की बात करें तो उस बिहार के लोगों को अच्छे से पता है कि बिहार में जब भी चुनाव हुए हैं, जाति के नाम पर राजनीतिक चुनाव जब भी होते हैं, लोकल मुद्दे के चुनाव पर होते हैं, लेकिन जब देश का चुनाव हो रहा है, आम चुनाव हो रहा है, तो आम चुनाव में लोकल जो छोटे छोटे इशू होते हैं ना, लोकल मुद्दे होते हैं, उसको लोग इनकार कर देते हैं कि नहीं भैया छोड़िए, इसको बाद में देखा जाएगा, विधानसभा के चुनाव में देखा जाएगा। लेकिन लोकसभा के चुनाव में लोग ऊपर देखते हैं कि प्रधानमंत्री हमारा कौन होने जा रहा है। बिहार में भी जो आबादी का जो रेशियो अभी निकल कर सामने आया है आरक्षण के नए नियमावली के बाद, उसमें देखिए कि 17% से ज़्यादा केवल मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या देखिए तो संख्या उनका इजाफा हुआ है और एक बड़ा वोट बैंक है। हर राजनीतिक दल इस वोट बैंक पर अपना अधिकार समझता है, बीजेपी को छोड़ के। बीजेपी के मुट्ठी भर लोग नहीं मिलेंगे उस समुदाय से जुड़े हुए या उनके बड़े चेहरे जो बीजेपी में फिलहाल इस वक्त किसी डिसीजन मेकर की भूमिका में हो। लेकिन दूसरी पार्टियों में बात कर ले, चाहे राजद की बात कर ले, जेडीयू की बात कर ले, या फिर अन्य जो राजनीतिक दल है उनकी बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, तो ऐसे ऐसे चेहरे हैं जो डिसीजन मेकिंग की भूमिका में बिहार के अंदर मौजूद हैं। तो इसका लाभ उनको मिलता है। ओवैसी अलग से ही बिहार को टारगेट किए हुए हैं, उनकी निगाहें हैदराबाद से बिहार पर टिकी हुई है। देखिए कई रैली उन्होंने बिहार आकर किया है, सीमांचल के इलाके में खासतौर पर। अमित शाह को पता है कि ये वोटर उनके लिए नुकसानदेह हैं। घुसपैठियों की बात होती है, देखिए बिहार में लंबे समय से बीजेपी की सरकार रही है नीतीश कुमार के साथ, लेकिन कभी भी घुसपैठियों को लेकर सरकार ने कोई एजेंडा नहीं बनाया। वित्त मंत्री रहे हैं बीजेपी के, उप मुख्यमंत्री रहे हैं बीजेपी के, दो उप मुख्यमंत्री रहे हैं बीजेपी के, लेकिन किसी भी सरकार में रहते हुए बीजेपी ने यह फैसला सरकार के ऊपर नहीं दिया या दबाव नीतीश के ऊपर नहीं दिया कि भैया आप घुसपैठियों को लेकर पहले कानून बनाइए। जैसे तेजस्वी यादव सरकार में आया तो उन्होंने कहा कि भैया जातिगत जनगणना कराइए, तो उनका एजेंडा था, उन्होंने कराया। तो बीजेपी ने कभी यह नहीं कहा कि भाई चुनाव जब आता है तब बीजेपी यह बात जरूर कहती है कि जो घुसपैठी, और इसका उनको फायदा भी मिलता है। उनका फायदा ये मिलता है कि जो एक समाज के लोग हैं, एक तबके के जो वोटर हैं, वो एग्रेसिव हो जाते हैं और एग्रेसिव होकर वो एक साथ बट जाते हैं विरोध में। दूसरा पक्ष एग्रेसिव हो जाता है उनके विरोध में और वो एक दूसरे खेमा में चले जाते हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है, या कह सकते हैं कि उनकी नाराजगी का फायदा दूसरे गठबंधन को मिल जाता है। और ये बात सब कोई समझ रहा है, गिरिराज सिंह समझ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से गिरिराज सिंह के बयान उठा लें तो पूरा का पूरा गिरिराज सिंह का बयान इसी प्रकार से कि नीतीश कुमार बिहार को मुस्लिम स्टेट बनाने के रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें बीजेपी को यह लगता है कि बिहार सरकार या नीतीश कुमार की जो सरकार है या उनकी जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में, इस पॉलिसी मेकिंग में उस समाज के लोगों के लिए, हित के लिए, उस समाज के विकास के लिए, उनके रहने और उनके खाने पीने के लिए, या उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, मतलब उनकी तरक्की के लिए हर पैमाने पर सरकार 2 कदम आगे दिखती है। और यही वजह है कि आरोप नीतीश कुमार पर लगता है। गिरिराज सिंह इफ्तार पार्टी का आयोजन में नहीं जाते हैं, लेकिन फलहार का आयोजन करके, नवरात्र के मौके पर फलहार का आयोजन करवाते हैं और ये मैसेज देते हैं कि अगर आप टोपी लगाते हैं तो हम तिलक लगाएंगे, और तिलक लगाने वाले और टोपी लगाने वाले के बीच में वो अंतर कर देते हैं, और यही उनकी स्ट्रेटजी है। और एक बार फिर से गिरिराज सिंह इसी स्ट्रेटजी के सामने, इसी पूरी रणनीति के तहत चुनाव के मैदान में जाना चाहते हैं। और गिरिराज सिंह ये बताना चाहते हैं कि चुनाव जब भी देश का होगा तो मुद्दा हिंदू मुसलमान बन जाएगा। और बिहार में जब तमाम राजनीतिक दल अलग अलग मुद्दे पर बात करेंगे, वहां एक नया मुद्दा लेकर जाइए और सभी लोग। अब देखिए सुबह से क्या हुआ, आज सुबह से गिरिराज सिंह के एक बयान, जेडीयू के तमाम नेता उस बयान के पीछे देखिए हाथ धोकर पड़े हुए हैं, सब सफाई दे रहे हैं। राजद के नेता सफाई दे रहे हैं कि नहीं भैया आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं था।
लेकिन गिरिराज सिंह बोलकर दिल्ली में चुप हो गए। उन्होंने दिल्ली से एक बयान जारी किया और बिहार में उस बयान की चर्चा होने लगी। तो समझिए कि कितनी बड़ी रणनीति है गिरिराज सिंह की, कि एक बयान पर नीतीश कुमार अभी जो आरक्षण के मुद्दे पर बात कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, वो पूरा एजेंडा खत्म हो गया है और पिछले 2 दिनों से या अगले 2 दिनों तक गिरिराज सिंह के मुद्दे पर ही चर्चा चलेगी। तो राजनीति जो है वो सेट है। राजनीति कहा जाता है ना कि वो बनता है, जो माहौल होता है ना वो बनाया जाता है, और गिरिराज सिंह इसमें माहिर हैं। एक सवाल तेज आपसे लेंगे कि जिस प्रकार देखा जा रहा है कि गणेश सम्राट ने भी कहा कि बिहार में लगातार राजनीति तेज होती है, तो केंद्र की ओर से ऐसा बयान जारी किया जाता है कि बिहार में जो मुद्दे चल रहे हैं वो मुद्दे दब जाते हैं। आपको क्या लगता है जो बयान जारी किया गया, जिस प्रकार से जदयू हावी हो रही है, आरक्षण का मुद्दा दब जाएगा? ये देखिए, आरक्षण का मुद्दा दबाने का काम अगर सही मायने में कर लें तो ये बीजेपी नहीं करके बल्कि जदयू ने कर दी, क्योंकि जदयू की सरकार ने जिस तरह से जो है छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया और छुट्टियों के कैलेंडर में मुस्लिम तबके की छुट्टियां बढ़ा दी, तो जाहिर सी बात थी कि मुस्लिम तबके की जब छुट्टियां बढ़ेगी तो बीजेपी का जो चेहरा है हिंदू वाला, हिंदूवादी चेहरा जो कहते हैं, तो हिंदूवादी चेहरा आगे आएगा, और हिंदूवादी चेहरा जब आगे आएगा तो बीजेपी जाहिर तौर पर या स्पष्ट तौर पर आप कह सकते हैं बिहार के राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होती रहती है कि बीजेपी हिंदू है। तो ऐसे में वो उसको बैठे बैठाए नीतीश तेजस्वी की सरकार ने मुद्दा दे दिया, और जब मुद्दा मिला तो पहले उसने ये छुट्टियों को लेकर विवाद हुआ। उस दौरान भी गिरिराज सिंह का बयान सुन सकते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश और तेजस्वी जब सरकार में आते हैं तो इस्लामिक स्टेट बनाने के तौर पे वो काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अब जब मुद्दा उठा कि भाई जातीय जनगणना, और अभी आपको याद होगा कि कल जब बात हुई तो कल पीएम मोदी एक सार्वजनिक मंच से भाषण दे रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस देश में जातीय जनगणना का मुद्दा दबाने के लिए उसने स्पष्ट तौर पे कहा कि 4 ही जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान, और एक उन्होंने बेरोजगार कहा। तो मुद्दा ये 4 उन्होंने जातियों के लिए जो जातीय जनगणना का आंकड़ा है या कह लें कि जो आरक्षण का दायरा है उसको दबाने के लिए उन्होंने ये बोल लिया। लेकिन छुट्टी का मामला हो रहा था और छुट्टी के मामले पर बीजेपी को प्लस पॉइंट मिल रहा था, क्योंकि बीजेपी जानती थी कि हम आरक्षण का विरोध कर नहीं सकते हैं, और दूसरी चीज जातीय जनगणना के आंकड़े का भी हम खुले तौर पर विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जातीय जनगणना का आपने जब सर्वदलीय मीटिंग हुई थी तो आपने इस सरकार में शामिल होते हुए जो है आपने समर्थन किया था। तो अब जो है छुट्टी का मुद्दा मिला और छुट्टी के मुद्दे से ही उसने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाकर जो है नीतीश तेजस्वी के ऊपर हमलावर होने का प्लान बना लिया। कुछ कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए गिरिराज सिंह के बयानों पर हम चलते चलते, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया, चलते चलते गिरिराज सिंह के आखिरी वो शब्द हम आपको बताते हैं, ना धर्म बचेगा ना धन बचेगा। ये 2 शब्द बड़े मतलब दूर तक सियासत में जाएंगे। देखिए, उन्होंने धर्म भी बचाने की बात कही है और धन भी बचाने की बात कही है। उन्होंने नीतीश कुमार के इस योजनाओं पे विशेष मेहरबानी पर जो बीजेपी आरोप लगा रही है उस पर भी सवाल उठाया, और धर्म उस वोटरों को इकट्ठा कर दिया जो ये तबका अलग अलग खंड में बटे हुए थे। एक तो जिस वोटर की बात कर रहे हैं, जिस धर्म की बात कर रहे हैं, वो हर पार्टी में है, चाहे वो राजद हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल है, वो है, वो उनका राजनीतिक मजबूरी रहा है कि वो किसी एक को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ धर्म का मामला जुड़ेगा तो उनकी सबकी आस्था उनके साथ हो जाएगी। क्योंकि अब देखिए, जब रामचरितमानस का विवाद चंद्रशेखर ने उठाया था तो राजद में, जेडीयू में रहने वाले लोगों ने खुलकर विरोध किया था, चाहे वो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बयानों की बात करें या पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के नीरज कुमार की बात, उन्होंने तो बजाबता मंत्रोच्चारण और हवन तक करा दिया था। राजद के कई नेताओं ने सीधे तौर पे इस पे आपत्ति जताई थी कि चंद्रशेखर को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। तो धर्म के मामले पर आप लोगों को बांट नहीं सकते, और जहां धर्म का मामला आता है तो तमाम राजनीतिक दल से ऊपर उठकर लोग एक धर्म की तरफ झुक जाते हैं, और यही बीजेपी को फायदा और तमाम जो विरोधी दल हैं उनको कमजोर कर देता है। धन, नीतीश सरकार की योजनाओं को उठाकर देख लीजिए, जैसे जैसे सरकार इस उपलब्धि में जा रही है कि हमने उस समाज के लिए ज़्यादा काम किया है, उनके वोटों के लिए, ये मैसेज देने में आज गिरिराज सिंह सफल हो गए कि धन और धर्म दोनों को कैसे बचाया जाए। शुक्रिया गणेश, शुक्रिया तेज। तो लोकसभा चुनाव 2024 काफी नजदीक है, तमाम दल एजेंडा फिक्स कर रही है, लेकिन बिहार की महागठबंधन सरकार बेरोजगार के ऊपर बात कर रही है, रोजगार देने की बात कर रही है, तो वहीं केंद्र की सरकार राम मंदिर की बात करती है। और आज जिस प्रकार देखा गया कि गिरिराज सिंह जो बीजेपी से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में अवैध मदरसों की बाढ़ आ गई है, तो निश्चित तौर पर केंद्र की ओर से जो मुद्दा है वो अब सामने दिखने लगा है। उस मुद्दे के दम पर केंद्र लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन महागठबंधन की जो सरकार है बिहार में, वो सरकार भी पीछे नहीं है।
रोजगार देने की बात जरूर करती है, लेकिन जब 2024 में छुट्टी की बात आती है तो जो लिस्ट जारी की गई उस लिस्ट में से हिंदू पर्वों को काट दिया गया। मतलब रामनवमी, जन्माष्टमी जैसे कई पर्वों में छुट्टी रद्द कर दी गई। वहीं ईद, बकरीद, मुहर्रम जैसे पर्वों की छुट्टी बरकरार है। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि जनता किसे चुनती है, किस मुद्दे पर जनता वोट करती है।